ओम शांति। मैं विकास रंजन, स्पिरिचुअल हीलर एंड नेचर क्योर एक्सपर्ट, आज बहुत दिनों के बाद दोबारा आपके सामने आया हूँ। आज कुछ ऐसे टॉपिक्स को लेकर आया हूँ जो मुझे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है, जिसे हम डेली नीड्स एंड देयर ऑथेंटिक सोर्स टॉपिक को लेकर आया हूँ कि अपनी ज़िंदगी में क्या सेवन करें कि हम हमेशा स्वस्थ रहें। उन चीज़ों में जैसे पानी, नमक, चीनी, कैल्शियम का सोर्स क्या होगा, विटामिन्स कहाँ से मिलेंगे, B12 कैसे मिलेगा, विटामिन D3 कैसे मिलेगा, ओमेगा 3 कहाँ मिलेगा, कौन सा तेल लेना है, कौन सा प्लास्टिक यूज़ करें या ना करें, टूथपेस्ट कैसा यूज़ करें, छोटी छोटी बातों को हम आज केयर करेंगे। सबसे पहले हम पानी के ऊपर आते हैं। ये जो हमारा शरीर है ये 70% वाटर का बना हुआ है। 70% जल हमारे शरीर में है और हमारे ब्रेन में लगभग 80% वाटर है, 85% वाटर है। अगर हमारा जल तत्व साफ हो जाए, शुद्ध हो जाए, तो हम अपने लाइफ से बहुत सारी समस्याओं से छूट जाएंगे। तो इसे कैसे ठीक करें, इसके बारे में देखते हैं। आज पूरे वर्ल्ड में केवल 2 ऐसे देश हैं, अमेरिका और भारत, जो क्लोरीन के द्वारा पानी को साफ करता है, क्लोरीनेशन करता है। क्लोरीन एक ब्लीचिंग एजेंट है, इसमें ब्लीच करने की क्षमता है। क्लोरीन से पानी तो साफ़ हो जाता है, अंदर जो बैक्टीरिया है, वायरस है, वो ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन जब ये साफ़ किया हुआ पानी जिसमें ऑलरेडी क्लोरीन के कंटेंट हैं, जब वो हमारे बॉडी में आएगा तो एक सोचने वाली बात है, क्या वो हमारे शरीर के अंदर के बैक्टीरिया को, जो अच्छे बैक्टीरिया हैं, उसे ख़त्म नहीं करेगा, हमारे गट सेल में प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा? आज यही हो रहा है। पूरे विश्व में 140-150 ऐसे कंट्री हैं जो ओजोनाइजेशन के द्वारा पानी को साफ करता है। ओजोन एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जब हम ओजोन को पानी में मिलाते हैं तो ये सभी तरह के बैक्टीरिया, वायरस को डिस्ट्रॉय करता है और पानी को साफ बनाता है। तो हमें समझना है कि अगर हमारे पास सप्लाई वाटर, ये भारत सरकार द्वारा ही क्लोरीनेशन वाला है, तो उस पानी को कैसे कंज्यूम करें कि हमारे बॉडी में 70% कम से कम शुद्धता आ जाए। तो सबसे पहले हम पानी को स्ट्रक्चर्ड वाटर बनाएंगे। पानी को स्ट्रक्चर्ड वाटर बनाने के लिए जो भी आपके पास सप्लाई वाटर है उसे अर्दन पॉट में रखें। वैसे तो नॉर्मली आज हर घर में आरओ सिस्टम यूज़ किया जाता है। आरओ सिस्टम को यूज़ करना कब प्रारंभ किया गया? जब से डायलिसिस नामक प्रॉब्लम या डायलिसिस नामक सिस्टम पूरे समाज में स्टार्ट हुआ, तो डायलिसिस के पेशेंट्स को नॉर्मल पानी नहीं दिया जाता था, तो उन्हें रिजर्व ऑस्मोसिस का पानी दिया जाता था, जिससे कि उनका डायलिसिस होता था। तो जब से डायलिसिस स्टार्ट हुआ तब से आरओ सिस्टम समाज में आया। अब ये डायलिसिस के पेशेंट के लिए स्पेशल टेक्निक था, लेकिन हमने क्या किया, या बाकी अच्छे कलाकार और साइंटिस्ट ने क्या किया, इसे हमारे आम जिंदगी में इंट्रोड्यूस कर दिया कि आरओ का पानी पिए, बहुत अच्छा है। तो अगर आपके पास आरओ वाटर है, आरओ है, तब भी आप आरओ वाटर और सप्लाई वाटर दोनों को 50-50% मिक्स कर लें और सबसे पहले उसे किसी अर्दन पॉट में रखें, मिट्टी के घड़ा में रखें। अगर वो 20 लीटर का है या मान लीजिए 10 लीटर का है, तो 10 लीटर पानी, 5 लीटर आरओ का, 5 लीटर मिट्टी का, 5 लीटर सप्लाई वाटर मिट्टी के बर्तन में रखें और उसमें रात के 8 बजे या 7 बजे मिट्टी के बर्तन में डाल दें और उसमें एक कॉपर का प्लेट डाल दें। कॉपर का प्लेट, कॉपर एक ऐसा केमिकल है जिसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर जिसका 29 है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन फ्री स्टेट में डी ब्लॉक और पहले एस ब्लॉक में मूव करता है, 3D में और 4s में मूव करता है। तो एक इलेक्ट्रॉन फ्री होने के कारण जो पानी में अर्दन पार्टिकल्स हैं या जो सस्पेंडेड बैक्टीरिया हैं या जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं, वो ग्रेविटेशनल पुल के कारण धीरे धीरे नीचे आएंगे और वो जो एक इलेक्ट्रॉन फ्री है कॉपर का, वो उसे ब्रेक करेगा, उसके बॉडी को तोड़ेगा और फिर धीरे धीरे वो वायरस या बैक्टीरिया उसमें ख़त्म हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि पानी हमारा स्ट्रक्चर्ड वाटर बन जाएगा। अब इस स्ट्रक्चर्ड वाटर को और अच्छा कैसे करेंगे? इसके लिए हमें उसमें कुछ ड्रम स्टिक के सीड्स, जो सूखे हुए सहजन के बीज हैं,
वो उसमें रात में 10 बजे डालना है या 8 बजे डालना है और रात भर उसे छोड़ के रखना है। और इस पानी को सुबह अगर 10 लीटर वाटर है तो 9 लीटर पानी ऊपर से निकाल लें और नीचे के 2 लीटर पानी को छोड़ दें या 1 लीटर पानी को छोड़ दें। अब छोड़ने का पर्पस क्या है और ड्रम स्टिक क्या करेगा? ड्रम स्टिक के अंदर ये प्रॉपर्टी है कि जो भी आसपास सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं, जो बैक्टीरिया है, वायरस है या डेड बॉडी वाला वायरस है, उस सारे बॉडी को वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। आपने देखा होगा कि जहाँ आज भी लोग तालाब से पानी भरते हैं, लेते हैं, किसी सुदूर ग्रामीण एरिया में जहाँ पानी का सोर्स कोई पॉन्ड है, तो पॉन्ड के चारों तरफ ड्रम स्टिक के पेड़ होते हैं। ड्रम स्टिक सूखने के बाद ऑटोमेटिक पानी में जाता है और फिर वो पानी को रिफाइन कर देता है, शुद्ध बना देता है और बैक्टीरिया को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इससे हमारा पानी स्ट्रक्चर्ड वाटर हो जाएगा और पानी शुद्ध हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि हम आरओ वाले पानी को क्यों कह रहे हैं कि ना यूज़ करें या कम यूज़ करें? तो आप इस पर एक एक्सपेरिमेंट करके देखें। आपके घर में अगर आरओ सिस्टम है तो आरओ सिस्टम के पानी को 10 दिन लगातार तुलसी के पौधे में डाल दें। तुलसी का पौधा 11वें दिन ख़त्म हो जाएगा, मतलब वो बचेगा नहीं। तो आरओ सिस्टम के पानी से पौधा धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। अगर आप किसी जंगली जानवर को इस आरओ का पानी देंगे तो वो पानी सूंघेगा और लात मार के फेंक देगा। नाली का पानी पी लेगा, गंदा पानी ले लेगा, लेकिन आरओ का पानी वो नहीं पिएगा, बिकॉज उस जानवर के पास जो थर्ड आई है, जो उसका IQ है, वो हमारे ह्यूमन बीइंग से बहुत अच्छा है। वो जानता है ये पानी कैसा है और इससे मुझे क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। अब इस पानी को और अच्छा करना है तो इस मटके के पानी को सुबह जब निकालेंगे तो किसी कांच के पॉट में, कांच के वर्नी में 5 लीटर वाले में 2 जगह भर लें और दिन भर इसे धूप में बाहर छोड़ दें। धूप में किसी लकड़ी के फट्टे के ऊपर रखें जिससे कि वो पानी सनचार्ज्ड हो जाए। ऊपर उसके मुंह को लीड से बंद ना करें, उसके ऊपर एक कपड़ा से उसको बंद कर दें जिससे कि उसमें गंदगी ना जाए। यह सनचार्ज्ड वाटर हो जाएगा। इसी पानी को पूरे फैमिली में रोज़ कंज्यूम करें। आप चाहते हैं और अच्छा पानी मिले तो जो स्प्रिंग वाटर है या जो रेन वाटर है, दैट इज़ द प्योरेस्ट ऑफ प्योर वाटर, वो बहुत अच्छा पानी है। 1 या 2 बारिश के बाद जब आप बारिश के पानी को जमा करना स्टार्ट करेंगे तो वो बहुत अच्छे कैटेगरी का पानी है। इसमें आप कॉपर प्लेट डाल के इसको सनचार्ज करके यूज़ कर सकते हैं। अब इम्पॉर्टेंट है कि इस पानी से होता क्या है। जब हम क्लोरीन वाला पानी लेंगे तो क्या होगा? आज पूरे भारत में क्लोरीन वाटर, क्लोरीनेशन के द्वारा पानी साफ़ किया जाता है और क्लोरीन का काम क्या है? वो बैक्टीरिया को, वायरस को ख़त्म करता है। तो जब बैक्टीरिया वायरस ख़त्म होगा तो जो अच्छे बैक्टीरिया हैं, जो गट सेल के लिए ज़रूरी हैं, अंदर वो भी कम हो जाएगा। और सबसे पहले इस पानी पीने के कारण कॉन्स्टिपेशन या पेट संबंधी शिकायत स्टार्ट होगी और धीरे धीरे पूरे बॉडी में क्लोरीन का काम है, वो डिसइंफेक्टर है। वो सारे चीज़ को धीरे धीरे ख़राब करेगा तो सेल्स को डैमेज करेगा। सेल्स डैमेज होगा तो अलग अलग डिजीज़ डेवलप होंगे। इसीलिए आज हमारे समाज में इस पानी के कारण हम ज़्यादा बीमार हो रहे हैं। अगर हमारा 70% पानी ये शुद्ध हो जाए तो बहुत सारी समस्याएं ऑटोमेटिक ठीक हो जाएंगी। 85% ब्रेन में पानी है, हमारा ब्रेन पावरफुल हो जाएगा। और अगर इसे हम सन चार्ज कर लेते हैं तो बॉडी के सारे सेल्स सन चार्ज हो जाएंगे और हम बहुत अच्छे कंडीशन में आ जाएंगे। तो ये हमारे पानी का छोटा सा सिस्टम था। बहुत जगह सप्लाई वाटर नहीं है, बहुत जगह हैंड पंप है, बहुत जगह वो लोग बोरिंग करके पानी लेते हैं। अगर आपका पानी में कोई केमिकल्स हैं, कुछ ऐसी केमिकल्स हैं जो पानी के लिए ख़राब है या बॉडी के लिए ख़राब है, तो उसे ठीक करने के लिए आप उस पानी में एंजाइम्स मिला सकते हैं। ये एंजाइम्स क्या होता है उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। एंजाइम्स कैसे बनाएं और पानी में इसे कैसे यूज़ करें। तो ये हमारे पानी का टॉपिक था। और पानी अगर हमारा शुद्ध हो जाए, जल हमारा पवित्र हो जाए, प्योर हो जाए, तो बॉडी धीरे धीरे हमारा हील होना स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा टॉपिक है हमारा सॉल्ट, नमक। हर घर में लोग नमक यूज़ करते हैं।
अब नमक कितने तरह का है, इसे हम कहते हैं सी सॉल्ट, रॉक सॉल्ट, पिंक सॉल्ट, ब्लैक सॉल्ट, आयोडाइज सॉल्ट, फ्री फ्लो सॉल्ट, बहुत तरह के नमक आज मार्केट में अवेलेबल हैं। अब आज से 40 साल पहले देखें, जब रिफाइनरी प्रोडक्ट हमारे मार्केट में, हमारे समाज में नहीं था, उस समय हम समुद्री नमक को, बोरे वाले नमक को यूज़ करते थे। मोटा नमक था और वो नमक देखने में थोड़ा मैला मैला लगता था, गीला हो जाता था, लेकिन वो हमारे लिए बहुत अच्छा था। समुद्र के पानी को 6 मंथ 8 मंथ मिट्टी के क्यारियों में जमा करके धीरे धीरे सूर्य की गर्मी से वो पानी सूख कर नमक बन जाता था। इस नमक को खुरच कर उन खेतों से बोरे में भरकर भारत के सभी सुदूर गांव में भेजे जाते थे और उस नमक को हम कंज्यूम करते थे। उस समुद्री नमक में लगभग 80 तरह के मिनरल्स होते हैं, जिन मिनरल्स को हम कैल्शियम है, आयरन है, सोडियम है, पोटासियम है। अगर 1 ग्राम मिनरल्स लेना कहीं मार्केट से परचेज करेंगे तो 1 ग्राम मिनरल का कॉस्ट लगभग 1000 रुपीज़ पड़ेगा, लेकिन उस समुद्री नमक में 80 तरह के मिनरल्स हैं। अब जब समय बदला, फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ आई, बड़े बड़े रिफाइनरी वाले आए, रिफाइन करने वाले आए, उन्होंने देखा, फॉरेन के साइंटिस्ट ने, डॉक्टर्स ने देखा कि भारतीयों का किडनी और लीवर बहुत ज़बरदस्त है, किसी का ख़राब नहीं होता है। तो उन्होंने सोचा कि आखिर ऐसा इनके अंदर क्या गुण है, क्या करते हैं कि इनका किडनी बहुत अच्छा है। तो उन्होंने देखा कि इनका जो नमक है ये बहुत नेचुरल है। तो उन्होंने इस नमक के ऊपर वर्क किया, रिसर्च किया। उन्होंने क्या किया, इस नमक में कुछ मिलाना स्टार्ट किया। क्या मिलाया, इस नमक को वो ख़रीद कर ले गए और इसे दोबारा बॉईल किया। बॉईल किया मतलब कितने पे बॉईल किया, नॉर्मली पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री है, 150 पे कर ले, 200 पे कर ले, नहीं, इस नमक को उन्होंने 1200 डिग्री तक ले जाकर बॉईल किया। और बॉईल करने के कारण नमक के अंदर जो भी मिनरल्स थे वो सारे इवेपोरेट हो गए, बाहर उड़ गए और केवल सिंगल सॉल्ट NaCl बचा। और जो मेडिकल साइंस है वो इसी सिद्धांत पे रुका है कि किसी भी ऑब्जेक्ट से एक सिंगल सॉल्ट को सेग्रीगेट कर लो और दवा बनाकर बेच दो। लेकिन जब वो NaCl बच गया तो वो वास्तव में हमारे लायक नहीं रहा, एक जहर बन गया। अब ये सिंगल सॉल्ट तो एक जहर बन गया। अब डॉक्टर ने क्या किया, इसके ऐड के लिए बड़े बड़े कलाकार्स को, बड़े बड़े टीवी एक्टर्स को उतारा, उसे प्रमोट करने के लिए उन्हें पैसा दिया और हमने इस प्रमोशन को देखकर सोचा ये सॉल्ट बहुत अच्छा है। अब इस सॉल्ट को वो ऐसे मार्केट में नहीं लाए, इसके साथ उन्होंने एक और लालच दे दिया। क्या लालच दिया, इन्होंने इसमें आयोडीन मिलाया। कौन सा आयोडीन मिलाया, नेचुरल नहीं, आर्टिफिशियल फैक्ट्री में बना हुआ आयोडीन मिलाया। और उस आयोडीन के कारण एक तो ये पहले से जहर बन गया था, वो डबल जहर बन गया। अब ये आयोडाइज सॉल्ट के नाम पर बड़े बड़े ऐड आने लगे और हम आयोडाइज सॉल्ट को यूज़ करने लगे। अब पिछले 40 वर्षों से हम आयोडाइज सॉल्ट यूज़ कर रहे हैं। गवर्नमेंट का ऐड आता है कि आयोडीन वाला ही सॉल्ट लें, नहीं तो घेघा हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी गला में। लेकिन क्या वो सत्य है? उस समुद्री नमक में आयोडीन पहले से है। किसी को घेघा नहीं होता था, किसी को प्रॉब्लम नहीं थी थ्रोट में, लेकिन जब से ये नमक खाना स्टार्ट किए तब से बीमारियां बढ़नी शुरू हो गई। आप सोचेंगे कैसे? अच्छा, आज से 15 साल पहले क्या आप डायलिसिस के बारे में सुने थे कि बहुत सारे लोगों का डायलिसिस हो रहा है? आज हर शहर में छोटे छोटे जगहों पे डायलिसिस का केंद्र खुद रहा है, सेंटर खुद रहा है। डॉक्टर से पूछेंगे, डॉक्टर साहब ऐसा क्यों? तो कहेंगे पता नहीं, आज का ना लाइफ स्टाइल बहुत ख़राब हो गया है। कभी नहीं बताएंगे कि ये नमक उसका कारण है। सबसे प्रमुख कारण ये नमक है। ये जो आयोडाइज सॉल्ट है ये अंदर जाकर डाइल्यूट नहीं होता है, पिघलता नहीं है, काम नहीं करता है। ये जो हमारा किडनी, हमारा लीवर है, इसमें हजारों साल का प्रोग्रामिंग है। जिस चीज़ को हम हजारों वर्षों से खाते आ रहे हैं उसे वो समझता है, उसे वो जानता है। जब भी हम मुंह में लेंगे कोडिंग करेगा, डिकोडिंग करेगा और एब्जॉर्ब करेगा। लेकिन जब कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जो हमने कभी नहीं खाया, जब फर्स्ट टाइम मुंह में लेंगे तो किडनी और लीवर बहुत कंफ्यूज हो जाता है, आखिर ये क्या है, उसे वो डिकोड नहीं कर पाता है।
फिर धीरे धीरे वो छोड़ देता है। और एक टाइम ऐसा आता है जब किडनी कहता है कि अब तुमको जो करना है करो, मैं तो कुछ नहीं करूँगा। बिकॉज किडनी हमारे अंदर के गंदगी को फिल्टर करता है, बाहर करता है और अच्छी चीज़ों को अंदर रखता है। अब जब ये आयोडाइज सॉल्ट हम लेंगे तो मेरे अंदर क्या होगा? अब आयोडाइज सॉल्ट को कुछ केमिकल्स मिलाए जाते हैं, उसे बहुत साफ़ रखने के लिए, सफ़ेद होने के लिए, क्रिस्टलाइज करने के लिए एंटी केकिंग एजेंट्स डाले जाते हैं, जिससे वो जल्दी पानी में घुले नहीं, उसमें मॉइस्चर न लगे। पुराना जो समुद्री नमक था, जब उसे हम टेबल पे रखें खुला में, तो कुछ समय के बाद मॉइस्चर लगने से वो डाइल्यूट हो जाता था और धीरे धीरे गीला हो जाता था। आज का नमक आयोडाइज सॉल्ट आप टेबल पे छोड़कर देखें, 10 दिन तक ख़राब नहीं होगा, इसी तरह पड़ा रहेगा, वो उसमें पानी नहीं लगेगा। तो उसमें एंटी केकिंग एजेंट डाला गया कि जल्दी वो पिघले नहीं। अब एंटी केकिंग एजेंट कैंसरस होते हैं, उससे कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। अब इसमें जो आयोडीन मिलाया गया, इस कारण हमारे किडनी पे क्या इफेक्ट आया? 1 ग्राम इस आयोडाइज सॉल्ट को खाने के बाद बॉडी के सेल्स से, जो बॉडी में सेल्स हैं, उसके 23 ml मतलब 23 ml लिक्विड चाहिए उस 1 ग्राम नमक को डाइल्यूट करने के लिए, पचाने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए। अब अगर हमारे बॉडी में या किडनी के सेल्स में इतने फ्लूइड नहीं हो तो धीरे धीरे किडनी सूखना स्टार्ट होगा, किडनी काम करना बंद करेगा और एक टाइम ऐसा आएगा जब किडनी जवाब दे देगा कि अब मुझसे कुछ नहीं होगा और डॉक्टर कहेगा आपका ना किडनी खराब हो रहा है, आपको तो डायलिसिस करवाना पड़ेगा, कुछ दिन डायलिसिस कीजिए, काम चला तो ठीक है, नहीं तो फिर किडनी चेंज कराना पड़ेगा। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर कभी नहीं कहेगा कि नमक चेंज कर दो। उस नमक के कारण हमारे बॉडी में प्रॉब्लम हो रही है। और तो और अभी इसे फ्री फ्लो बनाया गया है, ऊपर से ऐसे डालें तो बिल्कुल फ्री फ्लो गिरेगा, लगेगा दानेदार गिर रहा है, देखने में बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन वास्तविकता है कि फ्री फ्लो बनाने में उसमें क्रिस्टल मॉडिफायर डालते हैं 536। ये 536 क्या है? ये पोटासियम फेरोसाइनाइड है, जो हमारे स्टमक में जाकर जो गैस है, स्टमक से जो एसिड निकल रहा है, उसके साथ रिएक्ट करके ये हाइड्रोजन साइनाइड बनाता है, जो एक जहर है। लेकिन ये धीमा जहर है, धीरे धीरे बॉडी हमारा ख़राब होता है और एक टाइम ऐसा आता है जब लीवर या किडनी काम करना बंद कर देता है। तो ऐसे केस में इस सॉल्ट से जितना बचें उतना अच्छा है। मुझे याद आ रहा है शोले पिक्चर की एक शोले पिक्चर का कोट था, डायलॉग था। गब्बर सिंह को कहता है, सरदार मैंने आपका नमक खाया है। तो गब्बर सिंह कहता है, ले गोली खा। अब गोली ऐसा नहीं, आज तो दूसरा गोली आ गया। सब डॉक्टर कहते हैं या गवर्नमेंट कह रही है कि ले मेरा नमक खा, आयोडाइज सॉल्ट खा और साथ में ये सारे कैप्सूल्स गोलियां खाते रहो। तो क्या हमारा लाइफ यही है? हम केवल गोली खाने के लिए आए हैं? तो हमें इसे चेंज करना है। अब इसे चेंज कैसे करना है? तो जो या तो पुराना समुद्री नमक जो पहले अवेलेबल था उसे फिर से डिमांड किया जाए, उसे मंगाया जाए। अदरवाइज़ रॉक सॉल्ट या सेंधा नमक बेस्ट नमक है। लेकिन पाउडर वाला मार्केट में जो अवेलेबल है पैकेट के अंदर, वो नहीं लेना है, पत्थर वाला लेना है। उसे अपने से मेहनत करके पाउडर बनाना है, या आपको लगता है कि कहीं कोई जेन्युइन पर्सन है जो वो पाउडर बना के दे रहा है पत्थर को, उससे ले सकते हैं। इस सेंधा नमक में लगभग 87 टाइप्स के मिनरल्स हैं। हर एक मिनरल हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। अब 87 टाइप्स के मिनरल्स जब बॉडी में आएंगे तो बॉडी बहुत खुश होगा, और इस नमक को हम हज़ारों वर्षों से खा रहे हैं। अच्छा, एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं। डॉक्टर कहते हैं जिन्हें ब्लड प्रेशर हो जाए, हार्ट का प्रॉब्लम है, डॉक्टर कहते हैं नमक कम करना। जिन्हें हाई बीपी है उन्हें कहते हैं नमक बिल्कुल कम कर दो। आज एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। अगर आपको लगता है कि ये सेंधा नमक ठीक है, जेन्युइन है, तो आप एक एक्सपेरिमेंट करें। अगर कभी ब्लड प्रेशर बढ़ जाए या घट जाए तो 1 चम्मच से थोड़ा कम या आधा चम्मच सेंधा नमक ले लें, कांच के ग्लास में, उसमें पानी भर लें और 2-4 बूंद नींबू डाल दें। अगर बीपी बढ़ा हुआ है तो 1 गिलास पानी ये पी लें। लेकिन आयोडाइज सॉल्ट नहीं पीना है। मैं आयोडाइज सॉल्ट के लिए नहीं कह रहा हूँ,
मैं सेंधा नमक के लिए कह रहा हूँ। और आप देखेंगे कि आधा घंटा 40 मिनट होते होते बीपी डाउन हो जाएगा। लेकिन अगर आपने गलती से आयोडाइज सॉल्ट ले लिया तो 15 मिनट होते होते आप तो चले जाएंगे। इसलिए आपको समझना है, या आपका बीपी डाउन है तो आयोडाइज सॉल्ट लेंगे तब भी आपका प्रॉब्लम बढ़ जाएगा। लेकिन अगर सेंधा नमक लेंगे तो तुरंत अंतर पड़ेगा, बीपी नॉर्मल हो जाएगा और कंट्रोल रहेगा। तो सेंधा नमक के अंदर ये सारे प्रॉपर्टीज़ हैं। पूरे साल 12 महीना सेंधा नमक खा सकते हैं। हाँ, आपको समुद्री नमक मिल जाए तो 1 मंथ उसे यूज़ कर लें, बाकी 11 मंथ सेंधा नमक यूज़ करें। इसके अलावा काला नमक मिलता है, आप चाहें तो टेस्ट के लिए कभी कभी काला नमक ले सकते हैं। लेकिन नमक मतलब सेंधा नमक, जो मेरे लिए बहुत अच्छा है। और आज इसी नमक के कारण, चूँकि ये डाइल्यूट नहीं होता है, अंदर जाकर किडनी के सेल से फ्लूइड को निकालता है, धीरे धीरे किडनी हमारा सूख जाता है, लीवर पे प्रॉब्लम करता है, लीवर काम करना बंद कर देता है। इसीलिए आज बहुत सारे लोगों को लीवर की और किडनी की समस्या बढ़ती जा रही है। इसे समझना है और इसे समझकर आपको अपने डाइट में इसे चेंज करना है। चूँकि ये जो हमारा किडनी है, जो लीवर है, वो हर चीज़ को पहचानता है। पहले हम दवाइयाँ कैप्सूल्स नहीं खाते थे, आयुर्वेद के सारे कुछ चूरन खाते थे। लेकिन जब से कैप्सूल आया तो बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं करता है, उसे एक बाहरी एलिमेंट समझकर उसे बाहर भेज देता है। इसीलिए किडनी को जिंदा रखना है, डायलिसिस से बचना है, यूरिन के इन्फेक्शन से बचना है, तो जल्दी से जल्दी इस सेंधा नमक को यूज़ करना स्टार्ट कर दें। और जो आयोडाइज सॉल्ट है, जो फ्री फ्लो सॉल्ट है, भले 5 किलो पड़ा हो, उसे दुश्मन को भी ना दें, बिकॉज फाइनली वो आपके लिए जहर है और इससे बॉडी में प्रॉब्लम होगा। आज सबसे बड़ा दूसरा इम्पॉर्टेंट से आयोडाइज सॉल्ट खाकर क्या हो रहा है, पूरे समाज में बच्चों में इनफर्टिलिटी बढ़ रही है। चूँकि किडनी काम नहीं कर रहा है तो सारी गंदगी अंदर जमा हो रहा है, और गंदगी अंदर जमा हो रहा है तो बॉडी के सारे फंक्शंस रुक रहे हैं, बॉडी में प्रॉपर एनर्जी का फ्लो नहीं हो रहा है और हम बीमार हो रहे हैं। तो इस नमक को जितना जल्दी हो प्लीज़ इसे बदल लें। सेंधा नमक या पुराना जो बोरी में मिलता था, बहुत सस्ता था, मुझे याद है अपने बचपन में मैंने इस नमक को 15 पैसे किलो ख़रीदा था। आज तो चलिए महंगा है, लेकिन ये जो आयोडाइज सॉल्ट है, ये एक बहुत बड़ा गेम है जो आपके साथ फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ खेल रही हैं और चाहती हैं कि आप ज़िंदगी भर बीमार रहें, आप डायलिसिस के पेशेंट बन जाएं, आपका किडनी ट्रांसप्लांट करना पड़े और आप केवल दवाइयों पे आ जाएं। वो खाना बंद करवा देगी लेकिन दवाइयाँ चालू करवा देगी। तो इससे बचें और इसे सही ढंग से सोचें। नेक्स्ट हम चलते हैं चीनी के ऊपर, शुगर। आज हर घर में चीनी यूज़ होता है, सभी बरसों से कंज्यूम करते आ रहे हैं, कोई समस्या नहीं थी। छोटे बच्चों को चीनी बहुत पसंद है, वो चाहते हैं दूध में, मिठाई में या बाकी ऐसे भी चीनी को अलग अलग ढंग से कंज्यूम करते हैं। तो पहले के टाइम में जो चीनी अवेलेबल था, उस चीनी में कुछ गुण थे। गुण क्या थे? उस चीनी के अंदर मैग्नीशियम, जिंक, मैंगनीज़, कैल्शियम, आयरन, ये सारे मिनरल्स अवेलेबल थे। लेकिन आज का जो चीनी है, इस चीनी में ये कुछ भी नहीं है, सब कुछ रिफाइन कर दिया गया है। केवल सिंगल C6H12O6 जो चीनी का फार्मूला है, ग्लूकोज का फार्मूला है, वो बचा हुआ है। 1990 में एक रिपोर्ट आई, WHO ने एक रिपोर्ट निकाला कि चीनी के कारण कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। अब इस एक रिपोर्ट के कारण जितनी चीनी बनाने वाली कंपनी थी, शुगर फैक्ट्रीज थी, वो बहुत हलचल में आ गई। उन्होंने आनन फानन में बहुत बड़ा वर्क किया, काम किया और कुछ पैसे देकर एक रिपोर्ट बनवाया कि फैट के कारण, तेल के कारण कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। और इस रिपोर्ट के लिए उन्होंने WHO में बहुत पैसे दिए और कहा कि इस रिपोर्ट को छाप दो। तो WHO ने इस रिपोर्ट को दे दिया बाहर कि हाँ, तेल के कारण कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। लेकिन जो चीनी के कारण कोलेस्ट्रॉल वाला रिपोर्ट था, वो उसे वापस नहीं लिया। आज भी अगर आप गूगल करते हैं और देखते हैं चीनी के ऊपर क्या रिसर्च है, रिपोर्ट क्या है, तो
तो आपको बहुत मेहनत के बाद ये रिपोर्ट निकल कर सामने आएगा कि चीनी के कारण, शुगर के कारण कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। पहले टाइम में चीनी को याद करें, कैसा गंदा मटमैला सा लाल लाल कलर का, हल्के लाल कलर में बोरी के अंदर चींटियों से भरा हुआ चीनी मिलता था। आज का चीनी डिफरेंट है, बिल्कुल क्रिस्टलाइज, वाइट, दानेदार, साफ साफ, जल्दी कीड़ा ना लगे, जल्दी पानी में गले नहीं, ऐसा चीनी है। पहले के टाइम में जब हम चीनी खाते थे, मुंह में अगर 1 चम्मच चीनी ले लिया तो वो मुंह तरावट से भर जाता था, सारे तरफ मिठास की फीलिंग आती थी और चेहरा बड़ा खुश हो जाता था, मन शांत हो जाता था कि हमने कुछ शुगर खाया, मीठा खाया। लेकिन आज के चीनी में कुछ प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? आज का चीनी मुंह में तरावट नहीं करता है, मुंह को ड्राई कर देता है, सूख जाता है। हमें सलाइवा निकालना पड़ता है और तब उसे डाइल्यूट करना पड़ता है, फिर हमारा चीनी धीरे धीरे डाइल्यूट होता है। पहले के टाइम में जो 40 साल पहले चीनी था, अगर आप उसे टेबल पे रख दें, खुला छोड़ दें, तो उसमें चींटियाँ लग जाती थी, मॉइस्चर लग जाता था। आज के चीनी में ऐसा कुछ नहीं है, कीड़े नहीं लगते हैं, चींटियाँ भी जल्दी नहीं लगती है। उस चींटी को भी पता है कि इसमें बहुत सारे केमिकल्स हैं। तो आज जो रिफाइनरी प्रोडक्ट, रिफाइनरी इंडस्ट्री जब से आया है, चीनी के ऊपर बहुत काम किया है। चीनी को रिफाइन करने में दोबारा फैक्ट्री में ले जाते हैं शुगर केन के जूस को, और उसमें 8 तरह के केमिकल्स डालते हैं। पहला होता है सॉलिड क्रिस्टलाइजेशन के लिए, दानेदार हो जाए। दूसरा होता है वाइटनेस के लिए कि चमक। तीसरा होता है फ्री फ्लो के लिए, प्रिवेंट फ्रॉम स्पॉइलेज कि वो ख़राब ना हो जाए। फास्ट बॉइलिंग, गर्म पानी में डालें, जल्दी पिघल जाए। उसमें एंटी केकिंग एजेंट डालते हैं कि कीड़ा ना लगे, नॉट बिकम डैम्प, जल्दी वो मॉइस्चर ना ले ले, इसलिए उसमें अलग अलग केमिकल्स डालते हैं। ये सारे केमिकल्स बहुत ख़तरनाक हैं। जब हम इसे रिफ़ाइन करते हैं तो केवल ये C6H12O6 जो ग्लूकोज का फार्मूला है, केवल वो ग्लूकोज बचता है। ये चीनी जब हमारे बॉडी में आएगा तो क्या करेगा? ये चीनी हमारे बॉडी के सेल्स से, हमारे बोन्स से कैल्शियम को एक्सट्रैक्ट करता है और तब वो डाइजेस्ट होता है। और चूँकि एक्सट्रैक्ट करता है कैल्शियम को, इसलिए धीरे धीरे हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, फ्रेजाइल हो जाता है, वीक हो जाता है, और ब्लड हमारा चीनी के कारण एसिडिक हो जाता है। तो जिससे हमारा ब्रेन डिस्टर्ब हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, और हमारे मसल्स में इलास्टिसिटी ख़त्म हो जाती है। हमारे जो मसल्स हैं ये बहुत इलास्टिक हैं, बहुत लचीले हैं। लेकिन जब हम इस चीनी को, रिफाइंड चीनी को यूज़ कर रहे हैं या आज के चीनी को कंज्यूम करते हैं, तो सेल्स से, हमारे बोन्स और मसल्स से कैल्शियम को एक्सट्रैक्ट करता है और मसल्स में इलास्टिसिटी कम हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। इस कारण पाइल्स का होना, इस कारण हड्डियाँ का बनना एक नॉर्मल फेनोमेनन है। पॉलिप्स हो जाना, एबॉर्शन हो जाना प्रेगनेंसी के दौरान, ये सारा उस वीक मसल्स का कारण है। एक रिसर्च किया गया, जो माँ अपने प्रेगनेंसी के दौरान 9 मंथ चीनी नहीं लेती हैं और आफ्टर डिलीवरी अगर बच्चे को 2 साल तक चीनी नहीं देती हैं, तो उस बच्चे का दांत और हड्डियाँ 100 साल तक हमेशा मजबूत रहता है, कभी फ्रैक्चर नहीं होगा, उसके दांत में कभी कीड़े नहीं लगेंगे। यह रिसर्च पाया गया। आज भी अपने ओल्ड टाइम के, अगर कोई गांव में, समाज में 90 वर्ष 100 वर्ष का बुजुर्ग है, उसके दांत आज भी स्वस्थ हैं। जब उसे हम जलाते थे तो याद है कि उसके सारी हड्डियां जल जाती थी और साफ साफ दांत बचा रह जाता था, बिकॉज हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बोन होने के कारण ये दांत बाहर आ जाता था। वो बताता है कि उस समय के दांत बहुत अच्छे थे। तो आज इस चीनी के कारण बहुत सारी समस्याएं। दूसरा इम्पॉर्टेंट, ये हमारे इनफर्टिलिटी को बढ़ाता है। जैसा मैंने नमक के बारे में बताया, चीनी का भी बराबर का रोल है। अब इम्पॉर्टेंट है कि हमें कितना चीनी रोज़ चाहिए, कितना शुगर चाहिए। तो इस पे साइंस ने बताया है कि अगर हम, जैसे मेरे बॉडी का वेट लगभग 85 kg है, अगर इस बॉडी से
हम ब्लड को निकालें, बाहर करें, तो 6 लीटर ब्लड बाहर आ जाएगा। वो जो पानी का बॉटल होता है बिस्लरी 1 लीटर का, वैसा वैसा 6 लीटर ब्लड बाहर आ जाएगा। उस 6 लीटर ब्लड को इस पूरे बॉडी में सुचारू रूप से काम करने के लिए 6 ग्राम्स ग्लूकोज चाहिए, शुगर चाहिए। अब ये 6 ग्राम शुगर कहाँ से मिलेगा? जो हम खाना खाते हैं, चावल है, रोटी है, सब्जी है, दाल है, कुछ भी खाते हैं, सभी में कार्बोहाइड्रेट है। ये कार्बोहाइड्रेट अंदर जाकर हमारे बॉडी का ऐसा प्रक्रिया है, उसे ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है और बॉडी में चला जाता है। अब अगर 6 ग्राम मुझे वहाँ से ग्लूकोज मिल गया, तो फिर जो हम एक्स्ट्रा लेते हैं उसका क्या होगा? अब हमें समझना है कि दिन भर में हम कितना एक्स्ट्रा शुगर या चीनी लेते हैं। नॉर्मली हर व्यक्ति 2 बार चाय कम से कम ज़रूर पीते हैं, और 1 बार के चाय में 1 चम्मच चीनी कप में ज़रूर लेते हैं। वैसे तो लोग ज़्यादा लेते हैं, लेकिन मैं मिनिमाइज़ करके चलता हूँ। 1 चम्मच चीनी, 1 चम्मच चीनी मतलब 7 से 8 ग्राम चीनी हो गया। 2 बार चाय मतलब 15 ग्राम चीनी ग्लूकोज आपको चाय के द्वारा मिला। अब आज हम थोड़े एडवांस हो गए हैं, पढ़े लिखे हैं, लेटेस्ट हो गए हैं, दुनिया देखी है, तो डॉक्टर भी कहते हैं कि चाय अकेले मत पीना, उसके साथ कुछ डिप करते हैं। क्या डिप करते हैं? बिस्किट लेते हैं। अब 1 कप चाय में 2 बिस्किट तो ज़रूर लेंगे। 1 बिस्किट में अगेन कम से कम 5 ग्राम ग्लूकोज ज़रूर मिलता है। अगर वो शुगर फ्री बिस्किट है तो 8 ग्राम ग्लूकोज मिलेगा, अगर वो ग्लूकोज वाला बिस्किट है तो 5 ग्राम ग्लूकोज मिलेगा। अब चॉइस आपके पास है, शुगर फ्री लें या ग्लूकोज वाला बिस्किट खाएं। अगर 2 बिस्किट सुबह और 2 बिस्किट शाम में लिया तो लगभग 30 ग्राम ग्लूकोज हमारे बॉडी में आ गया। 15 ग्राम चाय के द्वारा, 30 ग्राम बिस्किट के द्वारा। अब हम जिस भारत में रहते हैं, हमारा एक अपना सभ्यता है कि खाना खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए। अब कुछ मीठा, कुछ लोग टॉफ़ी खाते हैं, कुछ लोग स्वीट्स खाते हैं, कुछ लोग हलवा लेते हैं। तो नॉर्मली अगर 1 स्वीट्स देखा जाए, 1 गुलाब जामुन 30 ग्राम ग्लूकोज मिलता है। 1 रसगुल्ला वाइट वाला तो लगभग 15 से 18 ग्राम ग्लूकोज मिलता है। तो अगर 1 केवल ले लें तो 15 ग्राम चाय में, 30 ग्राम बिस्किट में और 20 ग्राम स्वीट्स में, तो लगभग 65 ग्राम हो गया। ठीक है, हम इतना ही रखते हैं। खाने वाले तो और चीज़ भी खाते हैं, लेकिन हम केवल 65 ग्राम ग्लूकोज को काउंट करते हैं। इस 65 ग्राम के कारण बॉडी में क्या होगा? राइट, साइंस कहती है कि अगर हम 1 ग्राम चीनी एक्स्ट्रा ले लें तो हमें कम से कम 15 मिनट वॉकिंग करना पड़ेगा। मतलब 1 ग्राम एक्स्ट्रा शुगर को डाइजेस्ट करने के लिए बॉडी का मूवमेंट 15 मिनट्स का करना पड़ेगा या 7 मिनट एक्सरसाइज करना पड़ेगा। अब अगर मैंने तो 65 ग्राम काउंट किया, लेकिन अगर हम केवल 60 ग्राम को ही ले लें, 60 ग्राम हमने ग्लूकोज शुगर एक्स्ट्रा लिया है, तो 60 ग्राम अगर एक्स्ट्रा लिया है तो दिन भर में लगभग 60 × 15 दैट इज़ इक्वल टू 900 मिनट्स। 900 मिनट्स मतलब 12 और 6 18 घंटे, मतलब 12 घंटा मतलब 600 मिनट नहीं, 10 और 5 15 घंटे, सॉरी 15 घंटे। 15 घंटे हमें वॉकिंग करना पड़ेगा। 15 घंटा मतलब सुबह हम 6 बजे उठें और रात के 11 बजे तक वॉकिंग करते रहें। 2 कप चाय ले लें, 4 बिस्किट खा लें, 1 स्वीट्स ले लें, तो वो डाइजेस्ट हो जाएगा। लेकिन अगर हम नहीं करेंगे तो वो कहीं ना कहीं स्टोर होगा। अब अगर वो स्टोर होगा, ब्लड में आ गया, तो सबसे पहले हमें ब्लड ग्लूकोज बढ़ेगा। इसे लोग डायबिटीज़ कहते हैं। डॉक्टर कहेगा आपका तो शुगर बढ़ गया है, ये गोली स्टार्ट करो। अब बहुत इम्पॉर्टेंट है कि गोली, शुगर तो बढ़ गया, लेकिन वो गोली करेगा क्या अंदर जाके? कभी हमने सोचा नहीं। इतना छोटा एक टैबलेट लिया या कैप्सूल लिया और वो हमारा रीडिंग बिल्कुल कंट्रोल हो जाता है। करता क्या है? ब्लड में जो शुगर बढ़ा है उसे क्या करता है? तो वास्तव में जो ब्लड में शुगर बढ़ा है वो ब्लड से निकाल के कहीं और भेज देता है। उस मेडिसिन का यही काम है। तो वो ये सारे टॉपिक हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी देखते हैं, अगर ब्लड में शुगर बढ़ा तो ब्लड ग्लूकोज बढ़ गया, शुगर बढ़ गया। अगर ये शुगर कहीं और चला गया, हमारा ब्रेन बहुत समझदार है, कहता है कि नहीं, इसके ब्लड में शुगर नहीं बढ़ाना है, तो क्या किया इन्होंने? हार्ट में भेज दिया।
तो हार्ट में प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी, हार्ट में ब्लॉकेज आ जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। अब अगर हार्ट में नहीं गया, ब्रेन में भेज दिया, तो ब्रेन संबंधित शिकायत हो जाएगी, एपिलेप्सी हो जाएगा, ब्रेन में प्रॉब्लम आ जाएगी, डिफॉगिंग होने लगेगा। अब अगर ब्रेन में भी नहीं भेजा, लीवर पे भेज दिया, तो लीवर का सिरोसिस हो जाएगा, लीवर डैमेज हो जाएगा। मतलब है कि इस एक्स्ट्रा शुगर को ब्रेन जहाँ भेजेगा वहाँ प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर जॉइंट्स पे भेज दिया, हड्डियों पे, तो हड्डियों में प्रॉब्लम हो जाएगी, आर्थराइटिस हो जाएगा, हड्डियाँ टेढ़ी मेढ़ी हो जाएंगी। मतलब है कि इस चीनी के कारण शरीर के मैक्सिमम प्रॉब्लम हो जाएंगे। तो इससे मुझे बचना है। इससे कैसे बचेंगे? तो जब ज़रूरत हो तो चीनी लें, अदरवाइज़ जितना मिनिमाइज़ कर सकते हैं उतना कम करें, बिकॉज इस चीनी के कारण हर प्रॉब्लम होती है। तो 900 मिनट मतलब हम 15 घंटा तो वॉकिंग नहीं कर सकते हैं, तो कुछ और करने में, जैसे अगर आपको फिर भी लगता है कि नहीं मुझे चीनी लेना है, चूँकि आज का चीनी ख़राब है इसीलिए वो डाइजेस्ट होने में प्रॉब्लम है। पहले ये बात नहीं थी, पहले के चीनी में बाकी मैग्नीज थी, मैग्नीशियम था, कैल्शियम था, आयरन था, तो वो इजी डाइजेस्ट हो जाता था, वो केवल ब्लड में नहीं जाता था। लेकिन आज का वो हमारे इनएक्टिवनेस के कारण, हम एक्टिव नहीं हैं, धूप में नहीं जाते हैं, खेलते कूदते नहीं हैं, हम घर के अंदर बंद हैं, एसी में बैठे हैं, इसलिए उस चीनी को हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। तो अगर न लें तो बेटर है। फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे तो कुछ मीठा तो चाहिए, तो अगर पाम का जैगरी, ताड़ का गुड़ अवेलेबल हो तो रात में सोते वक्त 10 ग्राम ले सकते हैं। लेकिन वो आपको पता हो कि वो ओरिजिनल है, डुप्लीकेट ना हो। या आप शहद ले सकते हैं, लेकिन ओरिजिनल होना चाहिए, और ये आपके ऊपर है कि ओरिजिनल कहाँ से मिलेगा। तो ये हमारे चीनी का टॉपिक था। इस चीनी के कारण कैल्शियम्स मसल से और बोन से कम हो जाते हैं, इसलिए पॉलिप्स बनना, हर्निया बनना, पाइल्स बनना, ये बहुत नॉर्मल सिम्टम्स हैं। बॉडी में जो मसल्स इलास्टिक है वो प्लास्टिक की तरह हो जाता है, हार्ड हो जाता है, हड्डियाँ टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, टाइट हो जाती है, हिलती डुलती नहीं है, तो इससे बचें। हाँ, छोटे बच्चे जो 12 साल 14 साल तक के हैं, जो बाहर खेलते हैं, उन्हें आप चीनी दे सकते हैं, लेकिन कुछ खाने में ऐसे डायरेक्ट बहुत ज़्यादा ना खिलाएं तो बेटर है। हालांकि चीनी बहुत ज़रूरी नहीं है। तो ये हमारे चीनी के ऊपर टॉपिक था। मैंने पानी को कवर किया, नमक को कवर किया, चीनी को कवर किया। ये 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। इस चीनी और नमक के कारण पूरे भारत में 2 करोड़ ऐसे कपल्स हैं जिन्हें इनफर्टिलिटी हो रहा है, बच्चा नहीं पैदा हो रहा है, IVF सेंटर की ओर मूव कर रहे हैं। मुख्य कारण ये नमक और चीनी, और तीसरा वो पानी है। तो जितना हो सके इसे चेंज करें और अपने आप को हेल्दी लाइन पर लेकर आएं। अब हम डिस्कस करेंगे कैल्शियम कहाँ से कवर हो, कैल्शियम का सोर्स क्या है। अगर किसी से पूछा जाए कि कैल्शियम का सोर्स क्या है, तो सबसे पहले आंसर आता है दूध। और कैल्शियम ज़रूरी क्यों है? बिकॉज कैल्शियम के कारण मसल्स के मूवमेंट बहुत इजी होते हैं, मसल्स को बांध के रखता है, क्रैम्प नहीं पड़ते हैं, और इसके डेफिशिएंसी से क्रोनिक प्रॉब्लम, जॉइंट्स में पेन, मसल पेन, फटीग, थकावटपन, हर्निया बनना, पाइल्स का बनना, ऑस्टोपेनिया, हड्डियों से संबंधित शिकायत, ऑस्टोपोरोसिस, टूथ डिके, दांत का कमज़ोर होना, मसूड़ों का सड़ना, ये मूड स्विंग होना, आज अभी खुश हैं अभी उदास हो गए, या स्किन डिजीज़, ये सारा कैल्शियम की कमी से होता है। और कैल्शियम का सोर्स अब तक जो हमें पता था वो दूध था, लेकिन आज के डेट में ये दूध बहुत अच्छा नहीं है। मैं जिस शहर में दिल्ली में रहता हूँ, यहाँ तो दूध है ही नहीं, यहाँ तो केवल पाउडर है और केमिकल्स हैं जिसे मिक्स करके दूध बनाकर बेचा जाता है। तो कैल्शियम के लिए बहुत अच्छा सोर्स तिल का दूध है, तिल है, काला वाला तिल या वाइट वाला तिल। 1 चम्मच तिल में 1 ग्लास दूध से 9 गुना कैल्शियम मिलता है। 1 चम्मच तिल में 9 टाइम्स मोर देन 1 ग्लास ऑफ मिल्क। 1 चम्मच तिल को पानी में भिगो कर रखें और आधे घंटे के बाद उसे मिक्सी में चला लें और उस पानी को तिल सहित पूरा पी जाएं।
कैल्शियम सफिशिएंट मिल गया, रफेज या फाइबर भी मिल गया। या तिल का दूसरा सोर्स ड्रमस्टिक के पत्ते हैं, ये जो सहजन के पत्ते होते हैं उसे दाल में डाल के, सब्जी में डाल के बनाया जा सकता है, कच्चा उसका जूस ले सकते हैं। या बीन्स कैल्शियम के बहुत अच्छे सोर्स हैं, ब्रोकली कैल्शियम का बहुत अच्छा सोर्स है, पालक साग, नट्स जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं बहुत अच्छे सोर्स हैं कैल्शियम के। या जो स्प्राउटेड सीड्स हैं, चना, मूंग और मेथी का स्प्राउट कैल्शियम का बहुत अच्छा सोर्स है। लेकिन दूध आज के डेट में कैल्शियम का सोर्स नहीं है, बिकॉज जो दूध है वो ओरिजिनल नहीं है और वो बहुत केमिकल से भरा हुआ है। बिकॉज गाय को हम जो खाना खिलाते हैं, चाहे वो मेरे घर में हो या किसी और जगह पे हो, वो जो धान का पुआल खिलाते हैं, जो उसे चारा देते हैं, उस धान में बहुत सारे पेस्टिसाइड्स और केमिकल्स हैं, फर्टिलाइजर्स है, जो डायरेक्ट वो गाय खाती है और उसके दूध में आती है। तो जितना संभव हो उस गाय के दूध को न दें, बेटर है। हाँ, आपको लगता है कि ये गाय जंगल में चरती है, हरी घास खाती है घूम घूम के धूप में, उस गाय के दूध को कंज्यूम कर सकते हैं, उससे कैल्शियम मिलेगा। लेकिन बेस्ट सोर्स मैंने बताया तिल, वाइट वाला या ब्लैक वाला, ये चॉइस आपके पास है, आप इस तिल को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फोलिक एसिड, विटामिन B9। किस काम के लिए यूज़ होता है? लो ब्लड लेवल्स अगर हो जाए या बर्थ में डिफेक्ट आ जाए, कुछ प्रॉब्लम आ जाए, रेड ब्लड सेल्स हमारा बड़ा हो जाए, बिगर हो जाए, अब जो उसका नॉर्मल साइज है उस साइज से, या नॉर्मल फंक्शन नहीं कर रहा हो, रेड ब्लड सेल्स, एनीमिक हो जाए बॉडी, एनीमिया हो जाए, हेयर, स्किन और नेल का कलर चेंज होने लगे, तो समझना चाहिए कि विटामिन B9 जिसे हम फोलिक एसिड कहते हैं उसकी कमी हो रही है। कैसे कवर होगा, कैसे मिलेगा? कैरेट, बीट और टोमेटो, चुकंदर, गाजर, और अगर हम टमाटर का जूस बना के ले लें या डायरेक्ट इसे खा लें, इससे हमारा विटामिन B9 फोलिक एसिड सफिशिएंट हो जाता है। पके हुए केले में भी फोलिक एसिड मिलता है, तो ये दो उसका ज़बरदस्त सोर्स है, आप इसे कंज्यूम कर सकते हैं, ये नेचुरल है और बहुत इजी अवेलेबल है। नेक्स्ट है हमारे पास विटामिन D3, विटामिन डी जिसे कहते हैं। हड्डियों में प्रॉब्लम हो जाती है, बोन्स और मसल्स में प्रॉब्लम का मुख्य कारण ये विटामिन D3 है। दांत में प्रॉब्लम हो जाना, डिके हो जाना, उसमें प्रॉब्लम आ जाना, दांत सड़ जाना, जॉइंट्स में पेन होना, विटामिन D3 की कमी से होता है। ये विटामिन D3 कैसे मिलेगा? ये कैल्शियम, इसके कारण कैल्शियम और फास्फोरस बॉडी में एब्जॉर्ब होता है। अगर कैल्शियम की कमी है तो विटामिन D3 भी कम हो जाएगा, ये दोनों आपस में दोस्त हैं। तो विटामिन D3 का ज़बरदस्त सोर्स सूर्य की किरणें हैं। कभी भी जब टाइम मिले 40 मिनट से 1.5 घंटे तक धूप में रहें, हाथ में पैर में धूप लगे तो विटामिन D3 आपका कवर हो जाएगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि टाइम नहीं है, धूप नहीं है, तब विटामिन D3 कहाँ से लें? तो विटामिन D3 का दूसरा सोर्स, डॉक्टर तो कहते हैं मेडिसिन ले लो, इंजेक्शन लगवा लो, बट वो सही सोर्स नहीं है। विटामिन D3 का दूसरा ज़बरदस्त सोर्स ये मशरूम, जानते हैं सभी मशरूम को? मशरूम एक फंगस है। मशरूम मार्केट से ख़रीद लें, उसे पानी से धो लें, किलो 2 किलो ले लें, 2 किलो पानी से वॉश कर लें और फिर उसे धूप में 4 दिन 5 दिन तक सुखा लें। जब वो अच्छी तरह सूख जाए तो फिर उस मशरूम को किसी कांच के बॉटल में रख लें और जब मन हो सप्ताह में 2 बार करके उसका जूस ले लें, उसका सूप बना लें या उसका सब्जी बना लें। वो विटामिन D3 को कवर कर देगा। मशरूम एक फंगस है और जब फंगस को सूर्य के धूप में रखेंगे तो फंगस विटामिन D3 में कन्वर्ट हो जाता है। ये ऑटोमेटिक प्रोसेस है और विटामिन D3 आपको मशरूम के रूप में सफिशिएंट मिल जाएगा। तो किसी इंजेक्शन, किसी डॉक्टर की ज़रूरत आपको कभी नहीं पड़ेगी और बॉडी हमेशा हेल्दी रहेगा। फिर भी विटामिन D3 का बेस्ट सोर्स धूप ही है। जब टाइम मिले तो धूप में ज़रूर जाएं। इसके बाद कुछ और टॉपिक्स हैं, जैसे B12, विटामिन B12, फोलिक एसिड, प्लास्टिक, तेल, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो बहुत ज़रूरी हैं। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में कवर कर लेंगे। आज के लिए इतना ही। ओम शांति।